प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन का कंप्लीट रिवीजन होगा। और ये टॉपिक बहुत ही कंजेस्टेड टॉपिक है। बहुत ढेर सारे बच्चों को बहुत टफ टॉपिक लगता है सर्कुलर मोशन। लगे क्यों नहीं भाई, इसमें गोल गोल घूमना रहता है ना, और गोल घूमना इतना आसान नहीं होता। मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, कुंभ नगरी प्रयागराज, जहाँ पे इस समय महाकुंभ चल रहा है। और इस टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट आज आपका क्विक रिवीजन होगा और एकदम ये टॉपिक आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्ट आपके याद हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और इसके बाद से आप इस टॉपिक से बस अलग से कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, तो फिर ये कंप्लीट टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि नीट और जेईई एग्जाम में कन्फर्म इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैकेनिक्स के 12 टॉपिक हैं, यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, तो 12 टॉपिक मिला करके 12, 13, 14 क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट एग्जाम में। 7-8 क्वेश्चन जेईई एग्जाम में भी आते हैं। तो कंप्लीट आज आपका रिवीजन होगा। बेनिफिट इससे आपको मिलेगा, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, है ना। बैठे बैठे आप इसको कम से कम समय में टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन क्विक रिवीजन, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन. It takes place in a plane. It have 2 type of physical quantities, linear quantities and angular quantity. सर्कुलर मोशन जो होता है प्यारे बच्चों, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है। हमेशा ये एक प्लेन में ही पॉसिबल होता है। सर्कुलर मोशन 2 प्रकार का होता है, या तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी 2 प्रकार का सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा 2 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगे, एक एंगुलर क्वांटिटी, एक लीनियर क्वांटिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 2 टाइप के आपके फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, लीनियर और एंगुलर। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद से अगर देखते हैं तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है, तो जितने भी प्यारे बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उनमें अगर आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। कितने भी जो भी आपके एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनमें रेडियस से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो लीनियर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लीजिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से आगे चल के V इजकल टू मिलेगा R ओमेगा, ओमेगा में R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीनियर वेलोसिटी आ गया। A इजकल टू R अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज में जब आप रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो तो लीनियर क्वांटिटी आपको मिल जाता है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इजकल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस है, ये सेंटर है। इस प्रकार का मोशन जिसमें बॉडी इस तरह से मोशन करे कि एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यहां पर आप देखिए बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, है ना, देखिए सर्कुलर मोशन है तो जो लीनियर जितने फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लीनियर क्वांटिटीज होते हैं उनका डायरेक्शन इस सर्कुलर मोशन के बेटा टेंजेंट के अलोंग होता है, और जितने एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनका डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के बेटा एक्सिस के अलोंग होता है। जो एक्सिस होता है इसको बेटा नॉर्मल भी कहते हैं, और जो एक्सिस होता है सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर एक्सेलरेशन है, ds/dt इज लीनियर वेलोसिटी, dv/dt इज लीनियर एक्सेलरेशन। ये डायरेक्शन देखो इस सर्कुलर मोशन के प्लेन में होगा, दैट इज टेंजेंट के अलोंग होगा। लेकिन जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d θ/dt, एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा dt, है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन इनके एक्सिस के अलोंग होगा। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि जितने एंगुलर क्वांटिटीज होते हैं उनका डायरेक्शन किधर होता है, तो सर्कुलर मोशन के प्यारे बच्चों एक्सिस के अलोंग इनका डायरेक्शन होता है, और जो एक्सिस होता है वो सर्कुलर मोशन के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
इसलिए लीनियर फिजिकल क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा बेटा 90 डिग्री पर होते हैं। लीनियर फिजिकल क्वांटिटी और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो आता है, क्योंकि ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उनका डॉट प्रोडक्ट इसलिए जीरो होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, जिसके वजह से जितने लीनियर क्वांटिटीज होते हैं और एंगुलर क्वांटिटीज सर्कुलर मोशन में उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रहा है। इसके बाद से देखिए बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। देखिए आपस में परपेंडिकुलर है, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। वेरी इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। इनको अगर क्रॉस प्रोडक्ट टर्म में वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, a इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होगा। कुछ स्टूडेंट इसको याद रखते हैं v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक झटके में गलत होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट जब टर्म में लिखेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा और r का क्रॉस प्रोडक्ट, a इक्वल टू अल्फा क्रॉस r का क्रॉस प्रोडक्ट, r क्रॉस ओमेगा और r क्रॉस अल्फा नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले एक जगह हैं, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी थ्योरी में से इस साल 2024 में नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको मिला था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो प्यारे बच्चों कांस्टेंट होते हैं। तो जो स्पीड होती है वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होती है। सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इन विच magnitude of velocity remains constant, that is speed remains constant, then that type of motion is known as uniform circular motion। हमने क्या बोला, स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलता है। इसलिए देख लीजिए यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्यारे बच्चों कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर कैसे सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, अरे एंगुलर वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट और डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग कांस्टेंट रहेगा। फिर मैग्नीट्यूड आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम वेरी करता है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम जहां जहां भी मैग्नीट्यूड लिखे हैं प्यारे बच्चों, अगर हम मैग्नीट्यूड हटा दें, बिना मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सब वेरिएबल होंगे, और वेरिएबल किस में होंगे, डायरेक्शन में वेरी करेंगे। लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देख लीजिए वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल दिखाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने बताया कि सर्कुलर मोशन में टोटल 3 प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो ये दोनों जो वैल्यूज होते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये 0 होते हैं। तब बचता है तीसरा एक्सेलरेशन, वो होता है बेटा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों 0 होते हैं, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v²/r नॉन 0 होता है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। जब बॉडी यहाँ होगा तो इधर एक्सेलरेशन काम करेगा, जब बॉडी इधर होगा तो इधर एक्सेलरेशन काम करेगा, जब बॉडी यहाँ पर होगा तो इधर एक्सेलरेशन काम करेगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं वेरी कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता। उसका क्या कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों प्रकार के एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होते हैं। बचता है केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो नॉन 0 होता है, जिसका फॉर्मूला v²/r है। इसको नेक्स्ट पेज पे देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रहा है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं हमेशा किधर होगा, सेंटर के तरफ होगा। तो आप देख रहे हो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इधर एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर है, जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर है। क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, लग रहा है सेंटर के तरफ ही, लेकिन डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, चेंज हो रहा है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी करता है, और ये इसका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, r ओमेगा स्क्वायर, r का वैल्यू रख दीजिए v इंटू ओमेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। ये वेरिएबल होता है बट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा तो आप मास से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगेगा। तो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन देखिए तो लगातार चेंज होता है, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में मास से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ गया mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा को अगर हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करते हैं तो 2π/t का होल स्क्वायर, अगर इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो m इंटू r इंटू 2πn का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में, ओमेगा के टर्म में, टाइम पीरियड के टर्म में और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या है? टुवर्ड्स सेंटर होता है। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी जो बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो हम दो प्रकार से फोर्स दिखा सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा सकते हैं और एक सेंट्रीपिटल फोर्स दिखा सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो प्रकार के बेटा फोर्स होते हैं, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम तब लगाते हैं जब यहां पर आप देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स हम तब लगाते हैं जब सेंटर की तरफ फोर्स लगे और बॉडी सर्कुलर मोशन करते हुए देखें। तो किस प्रकार का ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए देखेगा? वो होगा बेटा इनर्शियल ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर कहाँ रहता है? रेस्ट में पड़ा रहता है, ग्राउंड पर रहता है, वहां से किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए देखता है। जब ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन करते हुए किसी बॉडी को देखेगा तभी जाके सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है प्यारे बच्चों? इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल है। इनर्शियल ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता है, उसका अपना एक्सेलरेशन 0 होता है, और किसी बॉडी को जब वो सर्कुलर मोशन करते हुए देखता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह सेंटर से अवे बाहर की तरफ लगता है, और वह एप्लीकेबल होता है प्यारे बच्चों नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। उसी को लेकर के वो माथा पकड़ लेता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन ध्यान दीजिए तो एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है प्यारे बच्चों वह सूडो फोर्स होता है। आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, और यह है देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ स्टूडेंट ये समझता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन होते हैं। नहीं बेटा, कभी भी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्शन और रिएक्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर लगता है, और यहाँ तो बॉडी एक ही बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक ही बॉडी पर आप एक्शन और रिएक्शन कैसे दिखा सकते हैं? तो इस तरह से याद रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन होता है? जो उसी रोटेटिंग जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी पे आके बैठा हो। देख लो, ये एक क्या है? मासलेस ऑब्जर्वर है। मासलेस ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है वो मासलेस होता है, उसी रोटेटिंग सिस्टम पे आके बैठा रहता है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसी पे आके कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा, बहुत छोटा ऑब्जर्वर, तो उसको रेस्ट में नहीं देखेगा, और जब रेस्ट में देखेगा तो क्या करेगा? सारे फोर्स को बैलेंस करेगा। तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था उसको बैलेंस करने के लिए वो एक बाहर सूडो फोर्स लगाएगा, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला वही है mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर, बस फर्क है किसमें? कॉन्सेप्ट में। तो कोई भी क्वेश्चन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि या तो क्वेश्चन आप सेंट्रीपिटल से सॉल्व कीजिए या तो सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व कीजिए, दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं करना है ना। या तो आप ऑब्जर्वर इनर्शियल बन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या तो नॉन इनर्शियल बन के सॉल्व कीजिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो सारे फोर्स दिखा करके फिर अंत में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्यारे बच्चों, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। स्पीड भी क्या करता है? वेरी करता है। इसलिए इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों होते हैं।
और तीनों एक्सेलरेशन यहाँ पर हैं। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलांग होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के अलांग होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस के अलांग होगा। और ये तीनों एक्सेलरेशन नॉन जीरो होते हैं, तीनों एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क करते हैं और ये तीनों एक्सेलरेशन आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इसलिए इन तीनों एक्सेलरेशन का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, देख लीजिए जीरो होगा, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, आपस में प्यारे बच्चों 90 डिग्री पर हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तीनों प्रकार के जो बाबा हैं ना वो को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ लगते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, बाकी दो प्रकार का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन। सेंटीपिटल फोर्स का जो एप्लीकेशन है नॉर्मल लाइफ में हम लोग ज़बरदस्त इसका यूज़ करते हैं और जो एनसीईआरटी में दिया है वो 3 प्रकार का एप्लीकेशन दिया है। इसमें स्टूडेंट लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है, यहाँ ज़बरदस्त फार्मूला है, एनसीईआरटी में ये सारा एप्लीकेशन दिया है, सारा फार्मूला हम यहाँ पर बताएंगे, याद करवा देंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और फार्मूला आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा। जिसमें कहा जाता है मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। जब हम लोग साइकिल को चलाते हैं और आगे कहीं मोड़ आता है, सर्कुलर टर्न आता है, वहाँ हम साइकिल को थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका देते हैं। अंदर अब झुकाने से क्या होता है ना, सुटेबल सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जिसमें कि अगर हम ज़्यादा स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, उसी स्पीड से बिना रिड्यूस किए वेलोसिटी को हम क्या किए, अगर साइकिल घुमा दिए तो 2 प्रकार के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। एक प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें कि जो साइकिल होगा वो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा बाहर की तरफ, और दूसरा कंडीशन होगा या तो वो पलट जाएगा, साइकिल ओवर टर्न हो जाएगा। तो स्लिपिंग को बेटा स्कीडिंग भी कहते हैं। इसलिए 3 एप्लीकेशन में 2-2 फार्मूले आपके मिलेंगे, टोटल 6 फार्मूले होंगे। 6 फार्मूले में 2 फार्मूला ऐसा होगा जो कॉमन होगा, आपको कुल मिला के 4 फार्मूला इसमें याद रखना है, और याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा ये कहानी एनसीईआरटी में दिया है, सारे फार्मूले एनसीईआरटी में दिए हैं और डैट एग्जाम में आते हैं। तो यहां देखा जाए तो साइकिल के केस में फॉर नो स्लिपिंग दैट इज नो स्कीडिंग, आप इतनी मैक्सिमम स्पीड से साइकिल को सर्कुलर टर्न पे घुमाइए कि वह स्लिप ना करे, है ना। तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड होता है रूट भर म्यू आर जी। देखो कितना आसान फार्मूला है, रूट भर म्यू आर जी। आर है उस रेडियस सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी है ग्रेविटी, और म्यू है उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा स्पीड से आप साइकिल को घुमा सकते हैं। इसलिए बरसात के सीजन में क्या होता है ना कि रोड जब गीला हो जाता है तो रोड का म्यू थोड़ा कम हो जाता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होता है रोड का कम हो जाता है। गाड़ियाँ, साइकिल ये सब आराम से धीरे से चलानी पड़ती हैं, जिससे गाड़ियाँ स्लिप न करें, साइकिल स्लिप न करे, है ना। इसके बाद आता है फॉर नो ओवर टर्निंग, साइकिल ना पलटे, इसके लिए कितना उसको आप इंक्लाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला एकदम कॉमन फॉर्मूला सबको याद रहता है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान आर जी, है ना। v स्क्वायर अपान आर जी है। अगर आप क्या करोगे ना, स्पीड को 2 गुना अगर बढ़ाओगे तो साइकिल के ओवरटर्न हो के गिरने की टेंडेंसी 4 गुना बढ़ेगी। इसीलिए अगर आप 3 गुना स्पीड को बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी 9 गुना बढ़ेगी। इसीलिए गाड़ी चलाते समय, साइकिल चलाते समय उसको हमेशा कंट्रोल में चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 गुना, 4 गुना, 9 टाइम्स इस तरह से बढ़ती है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या है, v स्क्वायर अपान आर जी। तो 2 फार्मूले हैं, एक नो ओवरटर्निंग एंड नो स्कीडिंग। नो स्कीडिंग, नो ओवरटर्निंग के लिए मैक्सिमम स्पीड रूट ओवर म्यू आर जी, और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान आर जी, दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, साइकिल तो आपने क्या किया, साइकिल क्या है, 2 व्हीलर है। तो 2 व्हीलर के केस में साइकिल को आपने क्या किया, उसको चलाते समय सर्कुलर टर्न आया तो उसको आपने झुका दिया। लेकिन अगर 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, बस है, ट्रक है, गाड़ी है ना, टेम्पो है, ट्रेन है, ये सब 4 व्हीलर के ही केस में आते हैं। तो इसको आप कैसे झुकाओगे भाई, इसमें कैसे आप एंगल दोगे, तो इसके लिए रोड को ही क्या कर देते हैं, झुका देते हैं, जिसको बैंकिंग एंगल ऑफ रोड कहते हैं। लेकिन रोड भी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार का होता है। एक होता है शहर का जो रोड होता है, वहां का जो सर्कुलर टर्न होता है, एक होता है आउट ऑफ सिटी, एक शहर से दूसरे शहर पे आप हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे जहां सर्कुलर टर्न आता है वहां देखिए जबरदस्त रोड में बैंकिंग दिखाया जाता है। अंदर वाला पोर्शन इन आउटर वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में नीचे होता है, आउटर पोर्शन ऊपर होता है। तो ये
बैंकिंग जो होता है ना, ये रोड में, ये आपको शहर के रोड में नहीं मिलेगा। इसीलिए ये दो प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें है, देख लीजिए। एक ऐसा सर्कुलर रोड जो कि व्हीकल उसमें चल रहे हो जिसमें विदाउट बैंकिंग हो, उसमें बैंकिंग ना हो, है ना। इतना क्लियर एनसीईआरटी में दिया सब है, लेकिन इतना क्लियर कट नहीं दिया है बेटा, आप उसको पढ़ करके एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है कि अगर रोड में बैंकिंग नहीं है, सर्कुलर टर्न है, जैसे शहर में जो रोड है, जहाँ जहाँ चौराहा है वहाँ पर रोड में बैंकिंग नहीं किया जाता है, गाड़ियाँ आराम से धीरे धीरे घूमती हैं, तो वहाँ पर भी अगर ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी को घुमा दिए तो ऐसे में स्लिप होने की टेंडेंसी, ओवरटर्न होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन रोड में बैंकिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर भी देखिए ये फॉर्मूला कॉमन है, मैक्सिमम स्पीड फॉर नो स्कीडिंग नो स्लिपिंग रूट पर म्यू आर जी, और ये होता है बेटा नो ओवरटर्निंग के लिए टाइम मैक्सिमम स्पीड रूट पर आर डी जी बाई 2h। रूट पर आर डी जी बाई क्या है बेटा 2h। जी क्या है ग्रेविटी, आर है उस सर्कुलर टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डी है जो गाड़ी जो आप गाड़ी चला रहे हो तो दोनों गाड़ियों का जो आउटर इनर व्हील होता है, दोनों के बीच की दूरी होता है प्यारे बच्चों डी, और एच होता है उस व्हीकल के सेंटर ऑफ मास, सेंटर ग्रेविटी की ग्राउंड से हाइट होती है। इसलिए जो हाई स्पीड से चलने वाली गाड़ियां होती हैं उनको फ्लैट बनाई जाती हैं। जितने ही सेंटर ग्रेविटी गाड़ियों की हाइट ज़्यादा होगा, उनकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आपको कम रखना होगा, है ना। तो यह है रूट ओवर आर डी जी बाई 2h। दो फार्मूला यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला फार्मूला इसके पहले वाले जो हमने जो अभी बताया एप्लीकेशन, उसमें क्या है देखिए कॉमन है। इसके बाद हम ऐसे रोड की बात करते हैं जिसमें व्हीकल्स तो चल रहे हैं, लेकिन रोड में क्या है बेटा बैंकिंग है, यानी रोड में इनर पोर्शन आउटर पोर्शन के रिस्पेक्ट में नीचे, आउटर पोर्शन ऊपर, ऐसे बैंकिंग रहता है रोड में। तो ये किस प्रकार के रोड की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं हाईवे की। जब एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हो तो जहाँ भी हाईवे होता है वहाँ जबरदस्त रोड में जहाँ टर्न होता है वहाँ पे आपको स्लोप मिलता है, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग, है ना। उस जो थीटा होता है ना, जितना एंगल आउटर पोर्शन ऊपर उठा रहता है हॉरिजॉन्टल से, वही बैंकिंग एंगल होता है। तो इसमें देख लीजिए नो स्कीडिंग एंड नो स्लिपिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रूट ओवर आर जी टाइन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टाइन थीटा। थीटा इज बैंकिंग एंगल, म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये डायरेक्ट नीट एग्जाम में ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा चुका है। जब एग्जाम में बाई चांस ये आ जाए तो इस फार्मूले को याद करने का अच्छा तरीका है कि रूट में यहाँ पे आरजी होना जरूरी है। अब अगर बैंकिंग ना हो रोड में, तो रोड में जब बैंकिंग नहीं होगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस यहाँ भी देखो 0 हो जाएगा, तो रूट भर देखो म्यू आर जी आ गया। तो अगर ऑप्शन ये सामने आपके है, ये फार्मूला नहीं भी याद है, तभी भी अगर एग्जाम में ये आ गया तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं और टिक लगा सकते हैं सही। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने का कोई विशेष चांस नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल तो दिया है, लेकिन चूंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा है, रूट में है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग में समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जब ये एग्जाम में आया था, है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था। और यहां पर देख लीजिए फॉर नो ओवर टर्निंग का वो वाला फार्मूला कॉमन है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। इस तरह से 3 एप्लीकेशन है, और तीनों एप्लीकेशन मिला करके प्यारे बच्चों 2 फार्मूले हैं, कुल 6 फार्मूले हैं, लेकिन 6 फार्मूले में 2 फार्मूला कॉमन है, रूट भर म्यू आर जी वाला और tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी वाला। तो ये एकदम से आपका याद रहना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है देख लीजिए। जैसे जो ब्रिजेज होती हैं ना, पुल जो बनाई जाती हैं, ब्रिज कॉन्वेक्स नेचर की बनाई जाती हैं, जो रोड होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं। फिर अगर ब्रिज को एजम्पशन किया जाए कि कॉनकेव नेचर का हम बना दें, तो ये क्वेश्चन है कि किस वाले नेचर में कोई गाड़ी अगर चल रही है तो रोड पर दबाव नॉर्मल रिएक्शन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो ये कॉन्वेक्स नेचर का कोई रोड है, या हॉरिजॉन्टल नेचर का रोड है, और ये कॉनकेव नेचर का रोड है, ब्रिजेस हैं। तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, जब इक्वेशन बनाएंगे तो mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r बनेगा। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन सीधे mg के बराबर हो जाएगा। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n3 mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स शेप का अगर रोड है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम है, mg में से वैल्यू माइनस हो रहा है, और सबसे ज़्यादा देखिए कॉनकेव नेचर में है। इस तरह से n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार के शेप का रोड हो, किस प्रकार के शेप का ब्रिजेज हो, तो किस में नॉर्मल रिएक्शन कम होता है और किस में ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं
यहाँ से देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो प्यारे बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई बॉडी स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांध करके वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराइए, है ना, ऐसे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराइए। तो ऐसे में जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो ये कहलाता है लोवेस्ट पॉइंट, ये कहलाता है मिडिल पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट और मिडिल पॉइंट। 4 पॉइंट पर हम टेंशन और स्पीड हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो टेंशन निकालने का जो मेथड है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ जो आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाते समय mg नीचे दिखा देंगे, तो टेंशन में से mg माइनस करके बराबर कह देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से यहाँ का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और ए पॉइंट का देखिए टेंशन आ रहा है mv² प्लस mg। हियर l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, m है उस स्टोन का मास जिस स्टोन को अटैच करा के हम लोग सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये टेंशन यहाँ का आया। C पॉइंट का टेंशन सीधे सीधे mv²/L होता है। B पॉइंट का टेंशन mv²/L माइनस mg होता है। और D पॉइंट का टेंशन भी mv²/L होता है। तो ये सब देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है कि सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ का है? देखिए लोवेस्ट पॉइंट का। सबसे कम टेंशन कहाँ का है प्यारे बच्चों? B पॉइंट का। तो देख लीजिए A पॉइंट का टेंशन इज मोर देन C पॉइंट का टेंशन, और C पॉइंट का टेंशन D पॉइंट के बराबर है। यहाँ का टेंशन दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होता है। और सबसे कम टेंशन कहाँ होता है? B पॉइंट पर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है? तो याद रखिए कि लोवेस्ट पॉइंट पर, और सबसे कम टेंशन कहाँ होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है प्यारे बच्चों कि एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से अटैच करके अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया जाए तो उस स्ट्रिंग की ब्रेक होने की, टूटने की संभावना, टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो लोवेस्ट पॉइंट पे टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर वह स्ट्रिंग लोवेस्ट पॉइंट पे नहीं टूटा तो फिर वो कहीं नहीं टूटेगा। आप जब छोटे थे तो आप क्या करते थे? कहीं से एक रस्सी पा जाते थे, कहीं से एक पत्थर, स्टोन, ईंट पा जाते थे, रस्सी में बांध के उसको खूब ऐसे घुमाते थे, है ना। तो घुमाते घुमाते क्या होता? रस्सी टूट जाता था। या घुमाते घुमाते क्या होता था? आके आपके सर पे टकरा जाता था। तो किस कंडीशन में आके आपके हेड पे टकराता था प्यारे बच्चों? जब आप ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते कराते उसके स्पीड को एक सर्टेन मिनिमम स्पीड से जब कम करते थे तो वह आकर के आपके हेड पे टकराता था, क्योंकि फिर सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता था। दैट मिनिमम सर्टेन स्पीड इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल टर्म का, क्रिटिकल वेलोसिटी का। ये देख लीजिए, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन खूब आता है आपके एग्जाम में। एकदम आसान फार्मूला होता है, चारों पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो किसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी? आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से अटैच करके वर्टिकल प्लेन में उसको रोटेट कराइए। रोटेट कराते कराते उसके स्पीड को कम करते जाइए। जब उसका स्पीड एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से कम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में वह सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाता, और दैट सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को जस्ट कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये फॉर्मूला एकदम आसान होता है। लोवेस्ट पॉइंट का देखिए, बॉटम पॉइंट का क्रिटिकल वेलोसिटी होता है √5g × L। √5rg भी आप कह सकते हो, राइट। √5g × L। टॉप मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी √gl। मिडिल पॉइंट दोनों तरफ की क्रिटिकल वेलोसिटी √3gl होता है। एकदम आसान है, फिर रटिए। टॉप मोस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी √gl। मिडिल पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी √3gl। लोएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी √5gl। अगर ये चारों पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आपको याद है तो निश्चित इसी में से आपको एक एग्जाम में मिल जाएगा और आराम से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। और इस समय जब ये क्रिटिकल कंडीशन में जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो भी उसमें क्रिटिकल होता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट में स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगा उस समय। लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg होगा, और मिडिल पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन देखिए 3 mg इधर भी होगा, 3 mg अभी इधर भी होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल कंडीशन में दो
किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल कंडीशन में किसी भी दो अपोजिट पॉइंट का अगर क्रिटिकल टेंशन ले लीजिए और दोनों का सम कीजिए तो वैल्यू आता है बेटा हमेशा 6 mg। जैसे यहाँ का क्रिटिकल टेंशन देखिए 0 है और यहाँ का कितना 6 mg है, दोनों का सम कर दीजिए, देखिए 6 mg आ गया। यहाँ का क्रिटिकल टेंशन है 3 mg, यहाँ का भी है 3 mg, दोनों का सम कर दीजिए, देखिए 6 mg आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ का क्रिटिकल टेंशन दिया हो 2 mg, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन पूछे, दोनों का सम कर दीजिए, कितना आ गया, है ना, तो 6 mg आना चाहिए। तो यहाँ का अगर 2 mg दिया है तो इसके अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन 4 mg आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट का अगर क्रिटिकल टेंशन दिया हो तो उसके अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन निकालना हो तो जो दिया हो उसको 6 mg में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो अपोजिट पॉइंट का क्रिटिकल टेंशन आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी बनाने वाला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यह है, अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं याद है तो एग्जाम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व करते ही रह जाओगे, टाइम लगा दोगे। ये होता है बेटा कि अगर कोई भी वर्टिकल ट्रैक है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ है, उस स्मूथ है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉडी को ऐसे धीरे से रिलीज कर दिया जाए तो वो बॉडी बेटा यहाँ तक नहीं आता है, ये ना हाफ जो रेडियस है उसके पहले ही अपने कांटेक्ट को छोड़ देता है। तो ये पूछता है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर पाथ पर किसी बॉडी को अगर टॉप से रिलीज कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में वह टॉप से कितनी नीचे अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा। तो याद रखिएगा कि ये वैल्यू आता है टॉप से कितना, r/3, है ना। अगर एक बार ये सामने से आपके कॉन्सेप्ट गुजर गया तो हमेशा याद रहेगा, अनायास ही याद रहेगा बेटा r/3। अब एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू जो r/3 पूछ रहा है वो टॉप से पूछ रहा है कि मिडिल से पूछ रहा है कि ग्राउंड से पूछ रहा है। अगर यहाँ सेंटर से पूछ रहा है तो r में से बेटा r/3 माइनस करके आप आंसर दीजिए। अगर यहाँ से ग्राउंड से पूछ रहा है तो 2r में से r/3 माइनस करके वो हाइट बता दीजिए। लेकिन आप कब बता पाओगे, जब ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि किसी भी वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक के टॉप से किसी बॉडी को रिलीज कर दो तो वह टॉप से कितनी नीचे वो अपना कांटेक्ट छोड़ देता है, तो r/3 पे वो अपना कांटेक्ट छोड़ देता है प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम इसलिए सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है क्योंकि कोनिकल पेंडुलम में जो होता है वह एक सिंपल पेंडुलम के ही जैसे होता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में हम लोग पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं, यहाँ ये ऑसिलेशन नहीं करता है, इसमें हम पेंडुलम को ऐसे सर्कुलर मोशन करा देते हैं, है ना। और जब सर्कुलर मोशन करा देते हैं तो एक एंगल मेंटेन करके वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। और जब एंगल मेंटेन करके सर्कुलर मोशन करता रहता है तो इसका भी अपना एक टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड जनरली स्टूडेंट को याद नहीं रहता, लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लगभग सबको याद रहता है, और वो होता है t = 2π√L/g। उसी में L के स्थान पर अगर L cos थीटा अप्लाई कर दीजिए तो ये टाइम पीरियड आ जाता है प्यारे बच्चों कोनिकल पेंडुलम का। और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड t = 2π√L cos θ/g होता है। देख लो, जिसमें जो थीटा है वह सर्कुलर मोशन में जितना एंगल मेंटेन करके वह सर्कुलर मोशन कर रहा है वही यहाँ पर थीटा है, तो टाइम पीरियड 2π√L cos θ/g। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सिंपल पेंडुलम वाले टाइम पीरियड के हेल्प से। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, t = 2π√L/g, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है, 2π√L cos θ/g। ये बात का ध्यान दीजिएगा। और देखिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है ना पेंडुलम, तो उसमें स्ट्रिंग वो भी रोटेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग में हमेशा एक टेंशन रहेगा, T' इसका टेंशन है, और टेंशन का फॉर्मूला होता है mL⍵²। mL⍵², L है स्ट्रिंग का लेंथ, और ये चाहे जितने एंगल पर ये सर्कुलर मोशन करे कोनिकल पेंडुलम, चाहे 30 डिग्री मेंटेन करके, चाहे 60 डिग्री मेंटेन करके, चाहे 90 डिग्री मेंटेन करके, टेंशन एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वह हमेशा टेंशन होगा mL⍵²। तो इस तरह से जो सर्कुलर मोशन है ये थोड़ा कंजेस्टेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस वीडियो में हमने कंप्लीट इसका रिवीजन करा दिया, सारा फार्मूला बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। एक तरह से आप देखिए तो कोई फार्मूला इसमें छूटा हुआ नहीं है। थोड़ा कंजेस्टेड टॉपिक है क्योंकि इसमें लीनियर और एंगुलर दोनों क्वांटिटी आते हैं, इसलिए ये पूरा रिवीजन करने के बाद से कम 50 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से करना चाहिए। फिर एग्जाम में एकदम आसान क्वेश्चन आता है, आराम से इसके क्वेश्चन का आप एग्जाम में आप सॉल्व कर लोगे। निश्चित इस टॉपिक को तैयार कीजिए। पूरे मैकेनिक्स में इस तरह से देखा जाए तो 12 टॉपिक हैं, यूनिट डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, और हर टॉपिक को टच करता है एग्जाम में, इसलिए मैकेनिक्स विशेष रूप से आप लोग को तैयार करना चाहिए।
मैकेनिक्स थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन टफ होता नहीं है, आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक तरह से पूरा तैयार कर डालिए। और इसी तरह से हर टॉपिक का हम यूट्यूब पर रिवीजन करा डालेंगे और इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर इससे आपको ज़रा सा भी बेनिफिट महसूस हो रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को निश्चित है कि चैनल को क्या करें, चैनल को वो कर लें जिससे कि आप इसको जो भी वीडियो आपको इसमें अपलोड हो वो तुरंत आपको वीडियो मिलता रहे, तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिले प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज कंप्लीट हमने सर्कुलर मोशन का रिवीजन करा डाला, कंप्लीट रिवीजन कराया, एक तरफ से सारे कॉन्सेप्ट बताया, सारे फॉर्मूले पर आप ध्यान दीजिए, हर कॉन्सेप्ट का आप क्वेश्चन कर लीजिए और इसी तरह से लगभग सारे टॉपिक हम रिवाइज करा डालेंगे और ज़बरदस्त इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।